नमस्ते और हमारी आज की गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गैस, ब्लोटिंग, पाचन से जुड़ी उन समस्याओं की जिनसे मुझे लगता है हम सभी कभी ना कभी परेशान हुए हैं। हाँ बिल्कुल, और अक्सर हम इन्हें बस एक छोटी मोटी असुविधा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं ना। सही बात है। लेकिन आज हमारा मकसद यही समझना है कि आयुर्वेद इन्हें सिर्फ एक लक्षण नहीं देखता, वो इसे शरीर का एक चेतावनी संकेत मानता है, एक तरह का अलार्म। बिल्कुल, एक इशारा के सिस्टम में अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, मतलब ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं का असली कारण क्या है और आयुर्वेद इन्हें जड़ से ठीक करने के लिए क्या प्रैक्टिकल, क्या प्राकृतिक समाधान बताता है। जी तो चलिए शुरू करते हैं। जी। सबसे पहली बात, आयुर्वेद इन सब दिक्कतों का केंद्र किसे मानता है? क्या ये सिर्फ गलत खाना खाने की बात है या मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है? मामला यकीनन उससे गहरा है। देखिए, आयुर्वेद में इन सभी समस्याओं का जो केंद्र है वो है हमारी जठर अग्नि। जठर अग्नि मतलब पाचन की आग? हाँ, आप इसे अपने पेट का मेटाबॉलिक इंजन समझ सकते हैं। जब ये इंजन या आग पूरी ताकत से चल रही है तो आप कुछ भी खाते हैं वो ठीक से पचता है, शरीर को पोषण मिलता है और कोई कचरा नहीं बचता। और जब ये इंजन धीमा पड़ जाता है तब दिक्कतें शुरू होती हैं। तभी हमारे स्रोत यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का जिक्र करते हैं, आम। सुनने में तो ये फल जैसा लगता है, पर यहाँ इसका मतलब कुछ और ही है। ये आम क्या है? हाँ, ये आयुर्वेद का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। जब जठर अग्नि कमजोर होती है तो खाना वो ठीक से पच नहीं पाता। अच्छा। और ये अधपचा भोजन हमारी आंतों में पड़ा रहता है और सच कहूं तो सड़ने लगता है। ओह। इसी प्रक्रिया से आम नाम का एक चिपचिपा, भारी, बदबूदार और जहरीला पदार्थ बनता है। आप इसे पाचन का कीचड़ भी कह सकते हैं। पाचन का कीचड़, ये सुनकर ही अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तो क्या यही वो चीज है जो गैस और ब्लोटिंग पैदा करती है? बिल्कुल, यही आम गैस बनने, पेट में गुड़गुड़ाहट होने, खट्टी डकारें आने, यहाँ तक कि सांसों की बदबू और सुबह सुबह जीभ पर एक सफेद मोटी परत जमने का असली कारण है। अच्छा, जो जीभ पर परत होती है। जी, मतलब अगर सुबह आपकी जीभ साफ नहीं है तो ये एक साफ संकेत है कि शरीर में आम जमा हो रहा है। और इससे भी गंभीर बात यह है कि ये आम शरीर के जो बारीक चैनल्स हैं, जिन्हें स्रोतस कहते हैं, उनमें जाके जम जाता है और उन्हें ब्लॉक कर देता है। अच्छा, तो ये सिर्फ पेट तक की बात नहीं है? नहीं, ये पूरे सिस्टम में फैलकर पोषक तत्वों के रास्ते को ही बंद कर सकता है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने का एक लक्षण है। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी ये जठर अग्नि कमजोर क्यों पड़ती है? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्या कर रहे हैं जो इस आग को बुझा रहा है? इसके कारण हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में ही छिपे हैं। सबसे बड़ा कारण है वात दोष का बढ़ना। वात दोष? जी, आयुर्वेद में वात का मतलब है वायु और आकाश तत्व। जब ये शरीर में बढ़ जाता है तो ये खुश्की, हल्कापन, ठंडक ये सब पैदा करता है। गैस भी तो वायु का ही एक रूप है। और वात को बढ़ाने वाली चीजें कौन सी हैं? मुझे लगता है तनाव का इसमें बड़ा हाथ होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तनाव और चिंता ये वात को बढ़ाने वाले सबसे बड़े कारण हैं। जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है और पाचन जैसी प्रक्रियाएं वो ठप पड़ जाती हैं। सही बात है। इसके अलावा अनियमित समय पर भोजन करना, कभी सुबह 9 बजे नाश्ता, कभी 12 बजे, कभी बहुत ज्यादा खा लेना, कभी खाना ही छोड़ देना, ये सब वात को बढ़ाता है। आजकल सलाद खाने का चलन बहुत है, उसे सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि ये भी नुकसानदेह हो सकता है। ये कैसे? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, सलाद की प्रकृति क्या है? कच्ची, ठंडी और खुश्क। ये तीनों ही वात के गुण हैं। तो अगर किसी की पाचन अग्नि पहले से ही कमजोर है, उसके लिए कच्चा सलाद पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आग पर ठंडा पानी डालने जैसा है। अच्छा। और नतीजा? गैस, पेट फूलना और पेट में दर्द। इसका मतलब ये नहीं कि सलाद बुरा है, लेकिन ये हर किसी के लिए और हर समय सही नहीं है। यानी जो चीज स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है, वो भी गलत व्यक्ति के लिए नुकसान कर सकती है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी सीख है। स्रोतों में एक और बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट का जिक्र है, विरुद्ध आहार। इसका क्या मतलब है? विरुद्ध आहार मतलब ऐसे खाद्य पदार्थों को एक साथ खाना जिनकी ऊर्जा या तासीर या पचने के बाद का जो प्रभाव है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। अच्छा। जब हम ऐसी चीजें एक साथ खाते हैं तो हमारी पाचन अग्नि कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि किसे कैसे पचाना है।
कुछ उदाहरण दे सकते हैं जो हम शायद रोजाना करते हो? जरूर। सबसे आम उदाहरण है दूध के साथ नमक वाली चीजें खाना, या दूध के साथ फल, खासकर खट्टे फल। ओ, फ्रूट शेक और स्मूदी। बिल्कुल। आजकल स्मूदी का बहुत चलन है, जिसमें लोग दही और फल एक साथ मिला देते हैं। लोग इसे बहुत सेहतमंद समझकर पी रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद के नजरिए से ये एक क्लासिक विरुद्धाहार है। और ये आम बनाने की गारंटी है? हाँ, इसके अलावा मछली और दूध, रात के समय दही खाना या शहद को गर्म करना, ये सब विरुद्धाहार की श्रेणी में आते हैं। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। और हमारी कुछ मॉडर्न आदतें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, वो तो सीधे सीधे जठर अग्नि के दुश्मन हैं। बर्फीली कोल्ड ड्रिंक या सोडा पीना तो जलती हुई आग पर बर्फ का पानी डालने जैसा है, वो उसे तुरंत बुझा देती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जो पाचन के लिए जरूरी हैं, और बार बार एंटीबायोटिक्स लेने से भी यही होता है। ठीक है, तो समस्या की जड़ तो समझ आ गई। अब अगर किसी की पाचन अग्नि कमजोर हो गई है और आम जमा हो गया है, तो क्या इसे ठीक किया जा सकता है? आयुर्वेद क्या सरल घरेलू उपाय सुझाता है? अच्छी बात यही है कि उपाय बहुत सरल हैं और हमारी रसोई में ही मौजूद हैं। अच्छा। शुरुआत सबसे आसान चीज से करते हैं, पानी। दिन भर ठंडा पानी पीने की आदत छोड़कर गुनगुना या गर्म पानी पिएं। इसका क्या तर्क है? गर्म पानी कैसे मदद करता है? इसका तर्क बहुत सीधा है। आम की प्रकृति कैसी है? चिपचिपी और ठंडी। हाँ, जैसे घी ठंडी कढ़ाई में जम जाता है और गर्म करने पर पिघल जाता है, अच्छा। वैसे ही गर्म पानी इस चिपचिपे आम को घोलकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, जबकि ठंडा पानी उसे और जमा देता है। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। चाय के बारे में क्या? क्या कोई खास तरह की चाय है जो मदद कर सकती है? हाँ, एक जादुई चाय है जिसे CCF चाय कहते हैं। CCF? जी। C मतलब क्यूमन, जीरा, C मतलब कोरिएंडर, धनिया, और F मतलब फेनल, सौंफ। इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर उबालकर बनाई गई चाय ये पाचन के लिए रामबाण है। अच्छा। ये तीनों दोषों, वात, पित्त, कफ को संतुलित करती है। इसके अलावा सिर्फ अजवाइन और जीरे की चाय भी गैस को शांत करने में बहुत कारगर है। हमने अग्नि को शांत करने वाली आदतों की बात की, लेकिन क्या इसे सक्रिय रूप से जगाने का भी कोई तरीका है? जैसे वर्कआउट से पहले वार्म अप करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल है। भोजन से लगभग 15-20 मिनट पहले अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लें, उस पर कुछ बूंदे नींबू का रस और एक चुटकी सेंधा नमक डालकर धीरे धीरे चबाएं। अच्छा। अदरक एक दीपन है, यानी ये अग्नि को प्रज्वलित करता है। ये वैसा ही है जैसे हम आग जलाने से पहले कागज या छोटी लकड़ियां डालते हैं। पेट को सिग्नल देना कि अब भोजन आने वाला है। बिल्कुल। ये तो बहुत प्रैक्टिकल उपाय है। मुझे याद है मेरी दादी हमेशा दाल में हींग का तड़का लगाती थी। मैं तो इसे सिर्फ स्वाद के लिए समझती थी। क्या हमारे स्रोतों में हींग जैसे मसालों का भी कोई खास जिक्र है? हींग तो वात से होने वाली गैस के लिए आयुर्वेद की सबसे बेहतरीन औषधियों में से एक है। इसीलिए हिंगवाष्टक चूर्ण का जिक्र आता है। हिंगवाष्टक चूर्ण? जी, ये 8 चीजों का मिश्रण है जिसमें हींग मुख्य है। ये गैस को बनने से रोकता भी है और फंसी हुई गैस को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसे आप भोजन पर छिड़क कर खा सकते हैं या खाने के पहले निवाले के साथ घी में मिलाकर ले सकते हैं। और त्रिफला, इसका नाम तो मैंने बहुत सुना है। लोग इसे लगभग हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर गैस और ब्लोटिंग के इस खास मामले में ये कैसे काम करता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। त्रिफला वो सीधे तौर पर गैस कम करने की दवा नहीं है। अच्छा। ये एक तरह से सिस्टम का सर्विसमैन है। ये शरीर की बहुत धीरे धीरे और सौम्यता से सफाई करता है। इसका मुख्य काम है आंतों में जमा हुए आम को खुरचकर बाहर निकालना। ओके, तो ये क्लेंजर है। जी, और मलत्याग को नियमित करना। जब पेट रोज अच्छी तरह साफ होने लगता है तो पाचन तंत्र पर बोझ अपने आप कम हो जाता है। इसे रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ लेना सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब ये एक क्विक फिक्स नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म उपाय है। एक और मिश्रण का नाम है त्रिकटु। इसका नाम सुनने में ही काफी तीखा लग रहा है। हाँ, और ये है भी वैसा ही। त्रिकटु 3 गरम मसालों का मिश्रण है। सोंठ यानी सूखा अदरक, काली मिर्च और पिपली। ये सीधे जठर अग्नि पर पेट्रोल डालने जैसा काम करता है। उसे बहुत तेजी से बढ़ाता है। ये कफ प्रकृति वालों के लिए या जिनकी अग्नि बहुत ही मंद पड़ गई हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ एक बड़ी सावधानी जरूरी है।
जिन लोगों को एसिडिटी, सीने में जलन या पित्त से जुड़ी कोई भी समस्या है, उन्हें इससे कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी आग को और भड़का सकता है। बिल्कुल। ये एक बहुत जरूरी बात है कि हर उपाय हर किसी के लिए नहीं होता। अच्छा, घी और छाछ के बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं जिन्हें लेके आजकल बहुत कंफ्यूजन है। हाँ, आयुर्वेद में घी को अमृत माना गया है, खासकर वात और पित्त वालों के लिए। ये अग्नि को बढ़ाता है, लेकिन बिना पित्त को छेड़े। अच्छा। ये आंतों को नमी और चिकनाई देता है। वहीं छाछ, खासकर भुने हुए जीरे और सेंधा नमक वाली, पचने में बहुत हल्की होती है और आम को भी साफ करती है। ये पित्त वालों के लिए दोपहर के भोजन के साथ लेना बहुत अच्छा है, पर इसे रात में कभी नहीं पीना चाहिए। तो ये जड़ी बूटियां और मसाले तो मददगार हैं, लेकिन असली और टिकाऊ बदलाव तो शायद आदतों से ही आता है ना? बिल्कुल। ये उपाय तभी पूरी तरह असरदार होते हैं जब हमारी बुनियाद सही हो, और वो बुनियाद है हमारी जीवन शैली। खाने के नियम? हाँ, खाने के कुछ सुनहरे नियम हैं। पहला, कभी भी पेट को ठूंस कर ना भरें। हमेशा 75% ही भरें, 25% जगह पाचन क्रिया के लिए खाली छोड़ दें। दूसरा, हमेशा ताज़ा, गर्म और अच्छी तरह पका हुआ भोजन करें। फ्रिज से निकाल के सीधे ठंडा खाना अग्नि पर बहुत बड़ा बोझ है। और भोजन के बीच में स्नैकिंग का क्या? आजकल तो हर थोड़ी देर में कुछ खाने की आदत को हेल्दी बताया जाता है। ये आयुर्वेद के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी गलती है। सोचिए, आपने भोजन किया और आपकी पाचन अग्नि उस पर काम कर रही है। अभी वो काम आधा ही हुआ है कि आपने ऊपर से कुछ और डाल दिया। अग्नि कंफ्यूज हो जाती है। बिल्कुल, उसका काम बढ़ जाता है और वो थक कर कमजोर पड़ जाती है। दो भोजन के बीच कम से कम 3-4 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। और सबसे जरूरी, भोजन को हमेशा शांत मन से बैठकर और अच्छी तरह चबाकर खाएं। पाचन पेट में नहीं, मुंह में ही शुरू हो जाता है। और भोजन के बाद की आदतें, जैसे खाने के बाद सोफे पर पसर जाना, शायद अच्छी आदत नहीं है। बिल्कुल नहीं। खाने के ठीक बाद लेटने से आम बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसकी बजाय भोजन के बाद 15 मिनट की धीमी गति से टहलें। शतपावली। जी, यानी कम से कम 100 कदम चलना। ये वात को शांत करता है और फंसी हुई गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। और वज्रासन का भी जिक्र है। हाँ, टहलने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठना पाचन के लिए एक वरदान है। ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसे भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। अच्छा। ये पेट और आंतों के हिस्से में खून का बहाव बढ़ाता है, जिससे पाचन तेज और आसान हो जाता है। और सुबह के समय के लिए भी कुछ योगासनों का सुझाव है। सुबह खाली पेट कुछ खास आसन करने से बहुत फायदा होता है। पवन मुक्तासन, इसका तो नाम ही है हवा को मुक्त करने वाला आसन। सही है। ये पेट की गैस को बाहर निकालने के लिए सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा भुजंगासन और मार्जरियासन पेट के अंगों की मालिश करते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ ये है कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण इन लक्षणों को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक के रूप में देखता है। बिल्कुल। ये हमें बता रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, उसे ठीक करो। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। गैस, ब्लोटिंग या कब्ज को किसी दवा से तुरंत दबाने के बजाय आयुर्वेद कहता है कि उनके संदेश को सुनो। उनके मूल कारण यानी कमजोर जठर अग्नि, जमा हुआ आम और बढ़े हुए वात पर काम करो। जब जड़ ठीक हो जाएगी तो ये लक्षण अपने आप चले जाएंगे। सही बात है। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर लक्षण लगातार बने रहते हैं तो किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेना ही सबसे सही रास्ता है। इस पूरी चर्चा में एक बात बार बार सामने आई, शरीर की प्रकृति या प्रकृति के अनुसार भोजन करना और उपाय चुनना। जैसे आपने कहा, त्रिकटु पित्त वालों के लिए नहीं है, या कच्चा सलाद वात वालों के लिए नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक गहरा सवाल छोड़ सकते हैं। क्या है वो? कि क्या स्वस्थ आहार की कोई एक परिभाषा हो सकती है जो सब पर लागू हो, या फिर असली स्वास्थ्य का रास्ता हर व्यक्ति को अपने शरीर के संकेतों को समझकर और अपनी अनूठी प्रकृति को जानकर खुद ही खोजना पड़ता है? शायद असली सेहत की कुंजी इसी व्यक्तिगत खोज में छिपी है। शायद। नमस्ते और हमारी आज की गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम